एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 1962 के बाद यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ की एक तस्वीर भेंट की और खीर खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने मीठा भी कराया। तो ये परंपरा है जब राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को, भावी प्रधानमंत्री को मीठा खिलाते हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ये मीठा खिलाकर एक नई शुरुआत की है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 साल देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आज दही शक्कर खिला दिया गया और यह इस बात का सूचक होता है कि कुछ शुभ होने वाला है। सब कुछ जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन इससे पहले आज एनडीए के सभी घटक दलों के संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक का निष्कर्ष आज आप इन 7 बातों से समझ सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको 7 पॉइंट्स में बताएंगे कि आज की इस बैठक की हाइलाइट्स क्या रही। पहली बात, इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का गठबंधन वाला एक बिल्कुल नया रूप नजर आया जिसमें वो एक मिलीजुली और एक विशाल टीम के कप्तान के रूप में दिख रहे थे। दूसरा, चुनाव से पहले बीजेपी का नारा था फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन आज इस बैठक में फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा लगाया गया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार। तो अब फिर तीसरी बार एनडीए सरकार का नारा लग रहा है। तीसरी बात, अपने 72 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी आज बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन एनडीए का नाम उन्होंने 25 से ज्यादा बार लिया। इसलिए आज वो बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं बोल रहे थे, वो एनडीए के नेता के तौर पर बोल रहे थे और उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया अपने आप को एनडीए के नेता के तौर पर स्थापित करने में। और ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को कोई अनुभव नहीं है इस तरह गठबंधन सरकार चलाने का जिसमें बीजेपी अल्पमत में हो या ये कह लीजिए कि बीजेपी के पास बहुमत ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज बिल्कुल उस नए रूप में, उस नए रोल में एकदम से ढल गए और वो वाकई एनडीए की टीम के कप्तान के रूप में बोल रहे थे। इसलिए जितनी भी बातें उन्होंने कही वो सब एनडीए के बारे में कही,
एनडीए सरकार के बारे में कही। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्ष 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी पानी फेर दिया और कहा कि वो वर्ष 2029 में फिर से आएंगे और उनकी सरकार पूरे 5 वर्षों तक उसी मजबूती से चलेगी जितनी मजबूती से पिछले 10 वर्षों तक चली है। यानी देखिए, आप तस्वीरें जरा देख लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सारे सपनों को आज चकनाचूर कर दिया और उन्होंने ये कहा कि 2029 में भी विपक्ष का कोई चांस नहीं है। अब 2029 में भी राहुल गांधी का ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि मैं 2029 में भी फिर से आऊंगा। तो अब राहुल गांधी को 2034 के बारे में सोचना चाहिए। पांचवा पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास और उनके राजनीतिक कद में आज कोई अंतर नजर नहीं आया। और आज जब इस बैठक में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, देखिए। गठबंधन वाली इस नई सरकार में प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा ज्यादा लचीला होना पड़ेगा इस बार, और इसका परिचय उन्होंने आज ही दे दिया जब उन्होंने एनडीए के घटक दल के हर नेता को पूरा सम्मान दिया, पूरा महत्व दिया। और आज से भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है और यह नया युग है गठबंधन सरकार का युग, जिसमें 10 साल का एक ब्रेक आ गया था। देखिए, गठबंधन सरकार का युग तो हमारे देश में वैसे यूं कहें तो 1989 से ही आ गया था। उसके बाद 2014 तक सारी सरकारें ऐसी ही बनी जिसमें जो बड़ी पार्टी होती थी उसे भी बहुमत नहीं मिला होता था। 2014 में यह क्रम टूट गया और उसके बाद 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सरकारें तो थी गठबंधन की ही, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। वर्ष 2019 में जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब एनडीए के घटक दल के मुख्य नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाली कुर्सी पर नहीं बैठाया गया था। देखिए अंतर, देखिए 2019 में और इस बार। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे, दाईं तरफ अमित शाह बैठे थे और नीतीश कुमार को एक कोने में रामविलास पासवान के साथ बैठाया गया था। और यह उस दौर की तस्वीर है जब बीजेपी के पास 303 सीटों का पूर्ण बहुमत था। लेकिन आज जब एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बैठाया गया था। और इन दोनों तस्वीरों में आपको मजबूत सरकार और गठबंधन सरकार का एक फर्क समझ में आएगा। आज जब पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार इस बार कितने दिन प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे और इस बार कहीं वो यू टर्न तो नहीं ले लेंगे फिर से, तब इस बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आज सबको हैरान कर दिया। 73 वर्ष के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ 5 महीने छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी विनम्रता के साथ उनको वहीं पर रोक दिया। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज नीतीश कुमार ने भी आज 3 बड़े वायदे किए हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या वादा किया बताते हैं आपको। पहला वादा यह कि वो 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी का साथ निभाएंगे, 5 साल तक वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ेंगे नहीं। और वर्ष 2029 का लोकसभा चुनाव भी नीतीश कुमार मोदी के साथ ही लड़ेंगे, ये उन्होंने वादा किया है। दूसरा वादा ये कि वो प्रधानमंत्री की सारी बातों को मानेंगे और उनके हर फैसले में उनके साथ रहेंगे। और तीसरा वादा नीतीश कुमार ने यह किया है कि वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को एकजुट रखेंगे और उसे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और आज नीतीश कुमार ने यह बात भी कही कि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आज ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें और जल्दी से जल्दी नई सरकार का कार्यभार संभाल लें। बहुत ही
खुशी की बात है 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, नीतीश कुमार भी शायद ये बात जानते हैं कि पूरे देश को उन पर थोड़ा शक है, क्योंकि वो बार बार अपनी बात पर बदल जाते हैं, बार बार अपने वादों को तोड़ देते हैं, बार बार अपने साथी बदल लेते हैं। इसलिए देश को इस बार नीतीश बाबू पर थोड़ा सा शक है, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए आज उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में वो एक ही बात पर बार बार जोर देते रहे, और वो ये कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। वो एक ही चीज पर विश्वास दिलाते रहे प्रधानमंत्री मोदी को और देश को कि अब की बार मैं कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, अब मैं 5 साल यहीं रहूंगा और अगले 5 साल के बाद भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आज एक लाइन में मुझसे अगर आप पूछें, तो उनका जो मकसद था अपने भाषण का, वो था लोगों को यह बताना कि आप कृपया करके मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बिल्कुल सही समय पर सही नेता मिला हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और एनडीए अटूट है। Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. विपक्षी दलों को आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह बात सुनकर काफी निराशा हुई होगी। विपक्षी दलों ने इस बार का चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा था और यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, तो वो भारत के संविधान को समाप्त कर देंगे या बदल देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया, तो उन्होंने संविधान को खत्म नहीं किया, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने संविधान की मूल प्रति को उठाकर सबसे पहले अपने माथे से लगा लिया, संविधान को नमन करके भारत के लोगों से यह वादा किया कि वो इस संविधान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में कई बार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए संविधान को खतरे में बताने की राजनीति होती है। तो आज की ये तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब आए, सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया, संविधान को प्रणाम किया, संविधान को माथे पर लगाया और ये करके वो देश को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं संविधान को बदलूंगा नहीं, मैं संविधान को डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। और उन्होंने ये बताया देश को कि जो भी आरोप लग रहे थे वो आरोप झूठे थे। अब देखिए, वैसे भी सोचने वाली बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को संविधान में बदलाव करना ही होता तो वो 10 साल में ये काम कर सकते थे। 10 साल में उन्होंने अगर नहीं किया तो अब क्यों करते? भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब चुनावों से पहले हुए किसी गठबंधन को उतनी सीटें मिली हों जितनी इस बार एनडीए को मिली है। वर्ष 2004 में जब कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया था, तब कांग्रेस के पास सिर्फ 145 और पूरे यूपीए के पास 225 सीटें थी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। इसी तरह वर्ष 2009 में कांग्रेस के पास 206 और पूरे यूपीए के पास 262 सीटें थी और उस समय भी बहुमत के लिए कांग्रेस ने
अन्य दलों से बाहर से समर्थन लिया था, जबकि इस बार एनडीए जिन घटक दलों के साथ चुनाव में गया उसे लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है और एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपीए सरकार में बाहर से समर्थन लेकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस आज ये कह रही है कि जनता का जनादेश एनडीए और बीजेपी के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिलना असल में बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनावों में सब मिलाकर भी 200 सीटें भी नहीं जीत पाई है। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, फिर 2019 में 52 सीटें जीती और इस बार 99 सीटें जीती और ये तीनों को मिलाकर 195 सीटें होती, जबकि इस बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 240 सीटें जीती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में इन आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि वो ना तो हारे थे और ना ही हारे हैं। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। तो देखिए, एक बार फिर आप भी अपना गणित जो है वो दुरुस्त कर लीजिए। बहुत सारे लोग कांग्रेस को बधाइयां दे रहे हैं जैसे कि कांग्रेस जीत गई है। तो बड़ी बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी मिलकर भी 195 सीटें जीत पाई है, 200 भी टच नहीं कर पाई। और बीजेपी ने इस बार 10 साल शासन चलाने के बाद भी अपने अकेले दम पर 240 सीटें जीती हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि जितने नंबर बीजेपी को एक बार इस इम्तिहान में मिले हैं, उतने नंबर कांग्रेस पार्टी 3 बार इम्तिहान देने के बाद भी अर्जित नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए का आज एक नया मतलब बताया और कहा कि एनडीए में एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब है डेवलप्ड इंडिया और ए का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। ये जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ईवीएम ने इस बार पूरे विपक्ष को चुप करा दिया है। आज उन्होंने ईवीएम का जिक्र भी किया है। किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। और लगातार
ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। इस समय गठबंधन सरकार को लेकर कौन मंत्री बनेगा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर मीडिया में सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबर चल रही है, और इन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की है। आप देखिए आज उन्होंने क्या कहा। 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से हम आपको लगातार एक खबर दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के गारंटी कार्ड के बारे में है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर इकट्ठा हो रही हैं और कांग्रेस से ये पूछ रही हैं कि चुनाव के दौरान जो आपने हमसे वादा किया था कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा चुनाव के बाद, वो पैसा कहां है। और बड़ी संख्या में देश के लोग इस कांग्रेस गारंटी कार्ड को लेकर अब मांग कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में, बैंक खाते में पैसा कब आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इसी बारे में चर्चा की और कांग्रेस के इस गारंटी कार्ड बांटने को गरीब महिलाओं का अपमान बताया और कहा कि देश इस अपमान को कभी भूलेगा नहीं। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव, ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। पिछले कई दिनों से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज भी हों, क्योंकि इस बार बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आज की इस बैठक में एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर, देखिए, पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी है एक तरीके से। इस तस्वीर को आप देखिए।
तो ये तस्वीर जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं। अब हम नहीं कह सकते कि इन तस्वीरों का मायने क्या है। सेंट्रल हॉल में मौजूद 300 से ज्यादा नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद अकेले ऐसे नेता रहे होंगे जिनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट लिखा और उनके शुभचिंतक यही अभी सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों से यह स्पष्ट हो गया होगा शायद कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है। डबल इंजन की मजबूती जो है वो बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें जिता नहीं पाए और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछली बार जितनी 62 सीटें भी जीत जाती तो उसे 29 सीटों का नुकसान ना होता तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार ने कई तरह के कयासों को हवा दी, जिनमें यह अफवाह भी थी कि इस हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई उससे हो सकता है कि स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई हो, लेकिन यह बात तो पक्की है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का उसका पोस्टमार्टम जरूर होगा। अभी तो सभी लोग व्यस्त हैं इस चीज को लेकर कि कैसे जल्दी से जल्दी सरकार बनाई जाए, कैसे जल्दी से जल्दी एनडीए को इकट्ठा करके बहुमत तक पहुंचा जाए और उसके बाद सरकार बनाई जाए और फिर लेकिन उसके बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठेंगे जरूर और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये गलती किसकी थी। क्या ये गलती योगी आदित्यनाथ की थी या फिर ये गलती कहीं और से हुई है। इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण तो होना तय है और उस दिन ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अभी भी फंसा हुआ है और जब उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है तो हम आपको कुछ नए आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इस बार मायावती की बीएसपी ने विपक्ष के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया या बीजेपी के वोट काटकर विपक्ष को फायदा पहुंचाया। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 47 सीटें ऐसी रहीं जहां बीएसपी को उतने वोट मिले जितने वोटों से दूसरी पार्टियां चुनाव हारी हैं। यानी जो अंतर है, मार्जिन है जीत का, उससे बराबर या उससे ज्यादा वोट बीएसपी ने लिए और इनमें भी सबसे ज्यादा 31 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। इन 31 सीटों पर हार जीत के वोटों का अंतर बीएसपी को मिले वोटों से कम था और अगर बीएसपी के ये वोट बीजेपी की तरफ गए होते तो ये 31 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस न जीत पाती और अगर 16 सीटों पर बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल गए होते तो एनडीए इन सीटों पर चुनाव हार जाता। सरल शब्दों में कहें तो बीएसपी ने जो वोट काटे उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 31 सीटें जीती और एनडीए भी सिर्फ 16 सीटें जीत पाई। लेकिन फिर भी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। वर्ष 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिले ना मिले हम और उस फिल्म के हीरो थे चिराग पासवान और उस फिल्म में उनकी नायिका थी कंगना रनौत। तो इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी एक एक्टर के तौर पर, एक फिल्म में काम करने के लिए। लेकिन अब चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों ही एक सांसद के रूप में एक ही सदन में बैठेंगे और आज एनडीए की बैठक में जब चिराग पासवान घटक दल के नेता के तौर पर शामिल हुए और कंगना रनौत बीजेपी की सांसद के तौर पर शामिल हुई तो दोनों नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे से बातचीत की और एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। कंगना, Chirag, 1 second, just look this side, no? Chirag. yes, Chirag, yes, मैम नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी की मैडम मैम एक मिनट।
तो देखिए जीवन भी कितना दिलचस्प होता है। 2011 में जब ये दोनों लोग मिले थे तो ये एक फिल्म में काम करने के लिए मिले थे, क्योंकि तब चिराग पासवान के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान ये चाहते थे कि उनका जो बेटा अभी वो हीरो बने, वो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करे, वो अपने बेटे को एक हीरो की तरह देखते थे। और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर 2011 में एक फिल्म बनी और उस फिल्म में कंगना रनौत उनकी हीरोइन थी। हालांकि ये फिल्म बहुत अच्छा चल नहीं पाई और हो सकता है उस समय चिराग पासवान बड़े निराश रहे होंगे, क्योंकि उनकी पहली कोशिश थी फिल्मों में जाने की और वो फिल्म चल नहीं पाई और उन्हें निराशा हुई होगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था, और किस्मत में उनकी यह लिखा था कि वो फिल्म के हीरो नहीं बल्कि वो राजनीति के हीरो बनेंगे। इसलिए जब इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की, हीरो बनने की कोशिश की, तो वो नाकाम हो गए। लेकिन जब राजनीति में आए तो वो एक हीरो साबित हुए और इस बार उनकी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं और 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीती हैं। आज इन 2 तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिनमें एक तस्वीर में चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले गले लगाकर उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और उनके पैर छूने की भी कोशिश की, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन पहले आप समय के इस चक्र को देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार एनडीए का नेता चुना गया था, तब रामविलास पासवान और सुषमा स्वराज एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए थे और आज उन दोनों के बच्चे उसी संसदीय दल की बैठक में बैठे हैं। देखिए। तो ये भी समय का चक्र है कि सुषमा स्वराज की जो सुपुत्री हैं बांसुरी स्वराज, वो इस बार पहली बार राजनीति में अभी आई हैं और उन्होंने पहली बार में ही दिल्ली से लोकसभा का चुनाव अपना जीत लिया है। और रामविलास पासवान भी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल थे और ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में थे और आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं वो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पवन कल्याण कौन है, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि ये पवन नहीं, ये आंधी है। आप सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए पवन कल्याण के बारे में। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। तो पवन कल्याण मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे। तो ये पवन कल्याण कौन है? हो सकता है हमारे उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के जो दर्शक हैं वो शायद पवन कल्याण के बारे में ना जानते हो, इसलिए आज उनका परिचय आपसे कराते हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में तेलुगु सिनेमा के सलमान खान माने जाते हैं। वो तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, वहां के सुपरस्टार हैं और मशहूर एक्टर और नेता चिरंजीवी के वो छोटे भाई हैं और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण के वो चाचा हैं। और इस बार आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन में आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और ये सारी की सारी सीटें उन्होंने जीत ली। एक भी सीट पर वो हारे नहीं और इस जीत के बाद वो अपने बड़े भाई चिरंजीवी से मिलने गए और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके अपनी जबरदस्त जीत की खबर दी और उनका आशीर्वाद लिया। तो पवन कल्याण जब वापस अपने घर लौटे, वो अपने परिवार से कैसे मिले, अपने बड़े भाई से कैसे मिले, इसमें आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय जो एक परिवार होता है उसमें कैसे बड़ों की इज्जत की जाती है और हमारी जो संस्कृति है वो हमें क्या सिखाती है, वो सब आपको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वो इस परिवार की ये तस्वीरें देखकर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए।
तो चिरंजीवी भी दक्षिण के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो पवन कल्याण के बड़े भाई हैं। पवन कल्याण जब घर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लिया। और अब आप ये देखिए कि पवन कल्याण जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने भारत को कई बड़े नेता और बहुत बड़े बड़े अभिनेता दिए हैं। दक्षिण में इस परिवार को अल्लू और कोनिडेला का परिवार कहा जाता है। अल्लू रामलिंगैया की 2 संतानें हैं, जिनमें एक हैं अल्लू अरविंद और दूसरी हैं सुरेखा। अल्लू अरविंद आपने देखा होगा, जिनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म अभी आपने देखी थी जिसका नाम था पुष्पा। जबकि कोनिडेला वेंकट राव की 4 संतानें हैं, जिनमें चिरंजीवी सबसे बड़े बेटे हैं और नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण उनके छोटे भाई हैं। चिरंजीवी का विवाह अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा से हुआ और एक्टर रामचरण उन्हीं के सुपुत्र हैं। जबकि चिरंजीवी की पत्नी के भाई अल्लू अरविंद के बेटे हैं अल्लू अर्जुन, और ये बहुत बड़ा परिवार है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि पवन कल्याण ने सलमान खान की फिल्म दबंग का तेलुगु रीमेक भी बनाया था। पवन कल्याण जब आए तो वो अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और जब रामचरण आए तो उन्होंने अपने चाचा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। ये भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर है केरल के त्रिशूर की, क्योंकि त्रिशूर सीट से वहां के एक मशहूर अभिनेता सुरेश गोपी ने जब चुनाव जीता तो उन्होंने भी यही बताया कि भारतीय संस्कृति उनके लिए कितना महत्व रखती है। और जब वो अपने निर्वाचन का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, कैसे अपना निर्वाचन का सर्टिफिकेट लिया, वो जरा देखिए।
Media can leak. There are few. तो यहां देखिए, सीखने वाली दो बातें हैं। एक तो ये कि जो बड़े लोग होते हैं, जब आप अपनी संस्कृति को याद रखते हैं, जब अपने संस्कारों को याद रखते हैं और जब आप हम्बल रहते हैं यानी विनम्र रहते हैं, तो हमेशा जीत आपकी होती है। इन दोनों ही लोगों में आपने विनम्रता देखी होगी। कितने विनम्र हैं सुरेश गोपी, जब जीते हैं किस विनम्रता के साथ वो अपना वो निर्वाचन का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। यहां भी अगर आप देखेंगे विनम्रता आपको दिखाई देगी। और दूसरी बड़ी बात जो सीखने की है वो ये है कि जब कोई चुनाव जीतता है, चुनाव जीतना असल में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लाखों लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया होता है, करोड़ों लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। और आज भी भारत की संसद में अगर आप कदम रखते हैं एक सांसद के तौर पर, तो ये एक बहुत ही, किसी के लिए भी एक बहुत ही भाग्यशाली क्षण होता है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, खास तौर पर जो एक के बाद लगातार कई बार चुनकर आते हैं, बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि असल में आज भी लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश करना एक सांसद के रूप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में बहुत भाग्यशाली होने जैसा है। और ये जो लोग अभी हमने आपको दिखाए, वो उसके महत्व को, सांसद बनने के महत्व को, चुनाव जीतने के महत्व को, लोगों की सेवा करने के महत्व को समझते हैं। अगर देश में कांग्रेस की लहर थी तो वो उन राज्यों में भी कैसे चुनाव हार गई जहां खुद कांग्रेस की सरकारें हैं। एक और केस स्टडी, ये कौन से राज्य हैं? इनमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 19 सीटें हार गई, तेलंगाना में भी कांग्रेस 17 में से 9 सीटें हार गई, जबकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकारें थी। इसके अलावा 10 से ज्यादा ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार, ये वो जगहें हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाई। लेकिन फिर भी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि देश में उसकी लहर है। कल हमने आपको बताया था कि कांग्रेस जिंदा हो गई है। यह बात सही है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं, 99 सीटों तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस जिंदा हुई है, लेकिन अभी जिंदा होने के बाद दौड़ने में उसे बहुत समय लगेगा। देखिए, अभी तो जिंदा हुई है, जिंदा मतलब अभी लेटे लेटे वो बैठी है या मुश्किल से खड़ी हुई है, अभी भी वो लंगड़ा कर चल रही है। उसे तेज दौड़ने में, रेस लगाने में अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो इस काबिल हो जाए कि वो बीजेपी के साथ रेस लगा सके, वो इस काबिल हो जाए कि बीजेपी के साथ वो दौड़ सके। इसमें अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई वर्षों की मेहनत लगानी पड़ेगी। लेकिन असल में कांग्रेस ने अभी इतनी छोटी सी सफलता को ही बहुत बड़ी सफलता मान लिया है। तो हम उनके नेताओं को यही कहना चाहेंगे कि अभी तो शुरुआत है, अभी से अभिमान, अहंकार करना ठीक नहीं होगा। अभी उन्हें और परिश्रम करना चाहिए। कांग्रेस को स्थिति में लाना चाहिए कि कांग्रेस 6 पैक एप्स बना ले एक पार्टी के तौर पर, और फिर वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन अभी से इस तरह के बयानबाजी करना कि कांग्रेस की हवा चल रही है, इसलिए ये कहना कि कांग्रेस देश की पहली पसंद बन गई है और लोग कांग्रेस को चाहते थे, ये अभी बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, ये जो बातें हैं ये बहुत बड़े बोल हो गए हैं। उससे पहले उन्हें कम से कम अपने दम पर 250 सीटें लानी पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लहर थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 10% से 36% तक बढ़ गया, जबकि पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में बीजेपी का वोट शेयर 5 से 10% और अंडमान निकोबार, केरल, छत्तीसगढ़ और असम में बीजेपी का वोट शेयर 1 से 5% तक बढ़ा। और मिजोरम, मध्य प्रदेश और सिक्किम में भी बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से बेहतर हुआ है। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, पहला समय और दूसरा सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करें।